तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाफान ज़ूशियान सोर्ड के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका। वहीं पर किंग मिंग सेक्ट के लोग उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे लग गए। ज़ाफान उनके हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर तभी वहाँ पर कुछ नकाबपोश कल्टीवेटर्स आकर ज़ाफान को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने ज़ाफान को हील करना शुरू कर दिया था और ज़ाफान को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग उसकी जान क्यों बचा रहे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खिलौना दिखाया जाता है जो कि ज़ाफान के फादर ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। ज़ाफान भी अपने पेरेंट्स को याद कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसके फादर ने कहा था कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग ढेर सारा पैसा या ग्रेट अचीवमेंट के भूखे नहीं होते, हमें तो बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए जिसे हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके हंसी खुशी गुजार देंगे। इसलिए हम अपने बेटे का नाम रखेंगे ज़ैंग ज़ाफान। यहाँ पर ज़ाफान अपने घर में पहुँच गया था। उसे वहाँ पर अपना वही पुराना खिलौना नजर आता है। साथ ही उसके फादर छोटे से ज़ाफान को बता रहे थे कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब अपने फादर से भी ज्यादा कामयाब होगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साथ ही ज़ाफान की मदर कहने लगी कि मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हें कभी तकलीफों का सामना ना करना पड़े, तुम्हारी सारी तकलीफें हमारे हिस्से आए और तुम हमेशा खुश रहो। यहाँ पर ज़ाफान अपने पेरेंट्स के गले लगना चाहता था, मगर उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और अब ज़ाफान को वो दिन याद आता है जब उसके विलेज पर अटैक होने वाला था। ज़ाफान की मदर उससे कह रही थी कि आज काफी तेज बारिश है तो बिल्कुल भी बाहर खेलने मत जाओ, मगर छोटू सा ज़ाफान का ही उसकी सुनने वाला था। उसने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। यहाँ पर ज़ाफान भागते हुए जाकर अपने यंग फॉर्म को ढूंढ रहा था। वो उससे कहता है कि प्लीज कहीं मत जाओ, अगर तुम आज चले गए तो कभी अपने पेरेंट्स को दोबारा देख नहीं पाओगे। मगर तब तक तो यंग ज़ाफान वहाँ से जा चुका था। इधर विलेज का माहौल अचानक से बदल गया। पूरे विलेज में खून की नदियाँ बह रही थी। सभी विलेजर्स की लाशें लावारिस पड़ी हुई थी और ऐसे दिल दहलाने वाले नजारे को देखकर ज़ाफान की इवल पावर एक्टिवेट हो गई। साथ ही यहाँ पर उसे अपना मास्टर पूजी भी नजर आने लगा। ज़ाफान उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे, बताओ इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये सभी लोग तुम्हारी वजह से मारे गए, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इतना कहते साथ ही ज़ाफान ने अपनी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर हमला कर दिया। उसके ब्लड स्ट्राइक्स काफी तेजी के साथ पूजी की बॉडी में पियर्स हो रहे थे और मास्टर पूजी इस हमले को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते, जिसके चलते वो ज़ाफान के अटैक की वजह से मारे गए। उनकी लाश देखकर ज़ाफान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि फाइनली मैंने तुझे मार दिया, अब मेरा घर मेरा विलेज बच सकता है, मैं दोबारा से अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा। और फिर ज़ाफान को दोबारा से रिग्रेट होने लगी। वो अपने हाथों पर खून देखकर कहने लगा कि पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया, खैर इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं इस इंसिडेंट को होने से रोकना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली अपने विलेज को बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा। और तभी अचानक से ज़ाफान को होश आने लगा। दरअसल वो नकाबपोश लोग कोई और नहीं बल्कि टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स थे। ज़ाफान को होश आते ही ब्रदर फाशियान तुरंत ही उसके लिए ड्रिंक लेके गए, मगर ज़ाफान ने उसे नीचे फेंक दिया। ब्रदर फाशियान उससे कह रहे थे ज़ाफान तुम्हें ड्रिंक पीनी पड़ेगी, जिस पर वो कह रहा था कि तुम लोग मुझे ज़ाफान मत बुलाओ, वो नाम तो मैंने कब का ही त्याग दिया, मेरा नया नाम है डीमन ली, तो मुझे उसी नाम से बुलाओ। जिस पर ब्रदर फाशियान कहते कि मेरे भाई तुम्हें कौन सा नाम यूज करना है ये तो तुम्हारा फैसला होगा, मगर ज़ैंग ज़ाफान ये नाम तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया था ना, फिर तुम इसे कैसे भूल सकते हो, क्या तुम वाकई कभी अपने माँ बाप को भूल पाओगे, उन्हीं की वजह से तो तुम एग्जिस्ट करते हो। जिस पर ज़ाफान गुस्से में कह रहा था कि तुम लोग मेरे माँ बाप का जिक्र मत करो। यहाँ पर ज़ाफान की तकलीफें देखो छोटू सा मॉन्क काफी ज्यादा दुखी था। वहीं पर ज़ाफान इन लोगों से पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों, मैं तो पहले ही अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे जिंदा देखना चाहता। जिस पर ब्रदर फाशियान कहने लगा कि मेरे भाई तुम बुरी तरह से घायल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहला पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाओ, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। जिस पर ज़ाफान कह रहा था कि टियानिन टेम्पल और किंग मिंग सेक्ट ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे हैं, तुम्हारे फैक्शंस एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, और जैसा कि तुम्हें पता होगा किंग मिंग सेक्ट मेरा दुश्मन है, अगर तुम लोग मुझे बचाओगे तो किंग मिंग सेक्ट के साथ धोखा होगा, तुम्हारी इस हरकत को किंग मिंग सेक्ट कभी माफ नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों फैक्शंस के रिश्ते खराब हो जाएं। तो फाशियांग उससे कहने लगा कि जब तुम पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाओ फिर मेरे मास्टर पूजिंग तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। जिसके बाद फाशियांग वहाँ से चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ज़ाफान की इंजरीज काफी हद तक हील हो गई, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी
तो छोटा बच्चा उससे कहने लगा कि मैं कई दिनों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मगर तुम हो कि बार बार मुझ पर गुस्सा उतारते रहते। तुमने तो कई बार मुझे हर्ट भी किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इंजर्ड हो इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं रहूंगा। चलो अब जल्दी से इस मेडिसिन को पी लो, इसमें मैंने ढेर सारा शहद मिलाया है ताकि तुम्हें बिल्कुल भी कड़वा न लगे। तो ज़ेफ़ान भी चुपचाप से वो दवा पीने लगा और बच्चा उससे कहता है कि मेरा नाम है फामिंग और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्त बनने के लिए मुझे तुम्हारा नाम जानना जरूरी है। जिस पर ज़ेफ़ान कहता है कि मेरा नाम इतना बदनाम है, ये ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसे मेरा नाम ना पता हो। तो फामिंग कह रहा था ना, मुझे तो बस इतना पता है कि एक दिन मैं भी आपके जैसा घायल था, तो जैसे आपको बचाया गया वैसे ही सीनियर्स ने मुझे भी बचा लिया। जब तक मैं टियानियन टेम्पल में हूँ तब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर आने के बाद तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ के सीनियर ब्रदर्स बहुत अच्छे हैं। तो ज़ेफ़ान उससे पूछने लगा कि क्या वाकई तुम्हारे यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं? दरअसल ज़ेफ़ान को इस दुनिया पर भरोसा नहीं रहा था। तो फामिंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मेरे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर अंकल्स इस दुनिया के सबसे बेस्ट लोग हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे रहने के लिए घर दिया, इतना ही नहीं मुझे पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। उनके साथ साथ रहकर मैं अब सूत्रास को भी पढ़ सकता हूँ। बस कभी कभार मुझे लगता है कि भाई फाशांग ने मुझे द ग्रेट ब्रह्मा विजडम टेक्निक सिखानी चाहिए थी, फिर तो यहाँ पर रहने में और भी ज्यादा मजा आएगा। मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है। वेल इस बच्चे की बातें सुनकर ज़ेफ़ान को भी ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। फामिंग बताता है कि सीनियर ब्रदर फाशियांग वाकई आपकी काफी ज्यादा केयर करते हैं। जब तुम बेहोश थे तब वो दिन में कई दफे आकर तुम्हें चेक करते थे। वेल ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सीनियर ब्रदर फाशियांग के साथ जरा नरमी से पेश आओ। तुम तो जब देखो तब उन पर गुस्सा करते हो, तो प्लीज ऐसा ना करो। खैर अब तो मैंने निकलना चाहिए, कल मैं दोबारा से तुमसे मिलने आऊंगा। यहाँ पर ज़ेफ़ान को रियलाइज हो चुका था कि ये लोग उसे बस बचाने की कोशिश कर रहे, उनका ज़ेफ़ान को लेकर कोई गलत इरादा नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हम डीमन किंग को देख पाते हैं, जिसके पास घोस्ट क्लैन का वही मिस्टीरियस बंदा पहुंच जाता है जिसने कुछ दिनों पहले किंगमिंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन को मारने की कोशिश की थी। वेल इस बंदे का नाम है शाओजिंग और ये एंशिएंट घोस्ट क्लैन से बिलोंग करता था। डीमन किंग उससे पूछता है कि बताओ फिर इस बैटल में जीत किसकी हुई? तो शाओजिंग कहने लगा कि एक लंबे बैटल के बाद जीत हुई है किंगमिंग सेक्ट की। बीस्ट गॉड ये जंग बुरी तरह से हार चुका। जो सुनते साथ ही डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बीस्ट गॉड इतना पावरफुल होकर भी वो उस इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन के सामने टिक नहीं पाया। तभी दूसरा एल्डर कांगसोंग बताने लगा कि ये जंग बहुत ही ज्यादा भयानक थी। इसे जीतने के लिए डाओ जुआन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने बहुत ही बड़े रिस्क उठाकर 7 पिक्स पर मौजूद हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट करते हुए कई बार फॉर्मेशन की पावर्स को मल्टीप्लाई किया और इसी वजह से डाओ जुआन को इतनी भयानक ताकत मिली कि बीस्ट गॉड भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तभी एल्डर कांगसोंग कह रहा था कि डीमन किंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। हेवनली सीक्रेट सील एक पिक के सीक्रेट लोकेशन पर सेटअप था। पहले तो हमें उन लोकेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, मगर अब उस सील के एक्टिवेट होने की वजह से मुझे हर एक सील का लोकेशन पता चल चुका। हम बाद में जाकर सीक्रेटली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे तो किंगमिंग सेक्ट इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि फिर उन्हें हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जो सुनते साथ ही डीमन किंग खुश होकर एल्डर कांगसोंग और एल्डर शाओजिंग का शुक्रिया अदा करने लगा। शाओजिंग कह रहा था कि भले इन लोगों ने बीस्ट गॉड को हराकर जीत हासिल की हो, लेकिन इस जंग में राइचस सेक्ट का काफी बड़ा नुकसान हुआ। उनके कई सारे डिसाइपल्स कीड़े जैसे रगड़े गए। इनफैक्ट मैंने तो देखा कि डाओ जुआन भी मौत के कगार पर था। अगर बीस्ट गॉड जल्दी हार नहीं मानता तो शायद डाओ जुआन उसी के हाथों मारा जाता। इतना ही नहीं 7 पिक के मास्टर भी बुरी तरह से घायल हो गए। वेल ये तो हुई उनके नुकसान की बातें। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। वेल हमारा एक और फायदा हुआ। दरअसल किंगमिंग सेक्ट के बैक माउंटेन में एक मास्टर छुप कर रहा करता था। वो मास्टर ज़ेफ़ान को मून के पवेलियन में जाने से रोक रहा था, जिसके चलते उन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। तो मैंने सही मौका मिलते ही उस मास्टर को खत्म कर दिया और उसकी मौत का सारा इल्जाम लगा दिया ज़ेफ़ान पर। तो डीमन किंग उससे पूछता है बताओ उस मास्टर का क्या नाम था? जिस पर शाओजिंग कहने लगा कि मैं उसी लेजेंडरी मास्टर की बात कर रहा हूँ जिसने एक जमाने में पूरे मार्शल वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। वेल उसका नाम है मास्टर फेंग वान जिन्यू। मास्टर फेंग का नाम सुनते ही कांगसोंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि
बुढ़ा कई सौ सालों पहले ही गायब हो गया। तो शाओजिंग कह रहा था हाँ बिल्कुल, पहला वो गायब था और अब वो खत्म हो चुका। जो सुनते साथ ही कांगसोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। दरअसल कांगसोंग और इस मास्टर फेंग की क्या मिस्ट्री है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। कांगसोंग कह रहा था कि अगर वो बुढ़ा जिंदा होता तो हमारे ग्रेट प्लान को बर्बाद कर सकता था, जिस पर शाओजिंग कहने लगा कि उस मास्टर ने कई सौ सालों तक अपनी पहचान छुपा कर रखी। साथ ही साथ इन कुछ सालों में उसने खुद पर काफी ज्यादा मेहनत की थी, मगर मेरी वजह से वो सब जाया हो गई। इधर डीमन किंग कांगसोंग से कह रहे थे कि तुम काफी दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हो, जैसे ही मैं सभी सेक्ट को यूनाइट करूंगा उस वक्त मैं किंगमेंग सेक्ट तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ, फिर तुम उनके साथ जो मर्जी आए वो करो। जो सुनते साथ ही कांगसोंग उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर शाओजिंग बता रहा था कि मैं डाओजुआन को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी किसी मोटे बंदे ने आकर उसे बचा लिया। जिस पर डीमन किंग कहने लगा चलो जो हुआ वो बेहतर हुआ, अब हमने आगे के प्लान पर फोकस करना चाहिए। लगभग 3 दिनों के बाद हम होली टेंपल पहुंचने वाले हैं। उस वक्त मुझे तुम लोगों से फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों एल्डर्स तुरंत ही इसके लिए राजी हो गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम ज़ाफान को देख पाते हैं, जो कि टियानियन टेंपल में रहकर काफी ज्यादा खुश था। वो सोचता है कि एक लंबे अरसे के बाद मैं इतनी सुकून से कहीं पर रह पाया हूँ। और उतने में फार्मिंग ज़ाफान का खाना लेकर भागते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी एक सीढ़ी से टकराकर वो और उसका खाना नीचे गिरने ही वाला था। हालांकि ज़ाफान ने तुरंत ही सब कुछ गिरने से बचा लिया। फार्मिंग उसे कह रहा था माफ कर देना भाई, आज तुम्हारा खाना लाने में थोड़ी सी देरी हो गई। दरअसल जब भी सीनियर्स प्रैक्टिस करते हैं तब मैं उन्हें काफी केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ। मैं उनकी ट्रेनिंग देखने में इतना खो गया कि तुम्हारे खाने की याद ही नहीं आई। तो ज़ाफान कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूखा रहने की आदत है। तभी फार्मिंग उसे बताता है कि मैं द ग्रेट ब्रह्मा विजडम को सीखना चाहता हूँ, लेकिन सीनियर बताते हैं कि अभी तक मेरा लॉर्ड बुद्धा के साथ कोई कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ, और जब तक मेरा कनेक्शन डेवलप नहीं होगा तब तक मैं वो टेक्निक सीख नहीं सकता। पता नहीं वो कनेक्शन कैसे बन पाएगा। जिस पर ज़ाफान कहने लगा कि तुमने पिछली बार भी इसी ब्रह्मा विजडम का जिक्र किया था, आखिर तुम इस टेक्निक को सीखने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो? तो फार्मिंग उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि अगर मैं ये टेक्निक सीख गया तो मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसे सीनियर ब्रदर्स ने मुझे बचाया था वैसे ही मैं भी किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। इस दुनिया में शांति कायम करना ही मेरा मकसद है। ज़ाफान तो इस बच्चे की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो सोचता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा नेक और रहम दिल है। और उतने में सीनियर फाशंग वहाँ पर पहुँच गए और ज़ाफान से पूछते मेरे भाई बताओ तुम्हारी इंजरीज अब कैसी है? जिस पर ज़ाफान कह रहा था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम यही सवाल बार बार पूछते रहते हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? अब ज़ाफान का ये जवाब सुनकर फाशंग कहने लगा कि शायद तुम रिकवर हो चुके हो। खैर मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते थे। तो ज़ाफान कहता है हाँ मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे जानना है कि उन्होंने मुझे क्यों बचाया। जिसके बाद फाशंग ज़ाफान को लेकर अपने मास्टर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो ज़ाफान को बता रहा था कि हमारे बुद्धिज्म की बात का एक बिलीफ है, हमारा मानना है कि सभी लिविंग बीइंग्स मौत के बाद दोबारा से रिइंकार्नेट हो सकते और जो उनके फर्स्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनका हिसाब उनके नए जन्म में किया जाएगा। यानी कि अगर तुमने पास्ट लाइफ में कुछ बुरे काम किए होंगे तो उनका हिसाब तुम्हें इस लाइफ में चुकाना पड़ेगा। तुम चाहे कितने भी बार रिइंकार्नेट क्यों ना हो जाओ, तुम्हारा कर्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारा कर्मा का कनेक्शन हमेशा मौजूद रहेगा और ये एक एंडलेस साइकिल है जो हमेशा चलती रहेगी। इसलिए तो कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। धीरे धीरे कर हम कई सारे जन्म लेते हैं और फिर एक दिन हमें एनलाइटनमेंट हासिल होगी। उस दिन तुम्हारे सारे बुरे कर्माज मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमने हमेशा चलते रहना चाहिए। एक जगह पर फंसे रहकर तुम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाओगे, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिस पर ज़ाफान कह रहा था कि बुरे कामों का बुरा नतीजा, मुझे तो इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बुराई और अच्छाई एक साथ है, हम चाहकर भी इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये सब कहकर ज़ाफान अपने मास्टर पुजी को याद कर रहा था जिसने बुरे काम किए और उसका नतीजा ज़ाफान को भुगतना पड़ा। अब ज़ाफान प्रेयर्स की जगह पर पहुंच गया जहाँ पर कई सारे मॉर्टल्स प्रेयर के लिए आ चुके थे। ब्रदर फाशियांग उसे बताते हैं कि आज मंथ का फर्स्ट डे है, इसलिए आज रोज के मुकाबले भीड़ ज्यादा है। अब यहाँ पर इन मॉर्टल्स लोगों को देखकर ज़ाफान थोड़ा सा हैरान था। वो फाशियांग से कहता है कि टियानियन टेंपल एक मेजर कल्टीवेशन सेक्ट में काउंट किया जाता। इनफैक्ट किंगमेंग सेक्ट और
आप तो एक ही लेवल पर हो, तो फिर आप यहाँ पर इन मॉर्टल्स लोगों को इतनी आसानी से आने जाने कैसे दे रहे? किंगमिंग सेक्ट तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता। वहाँ पर तो कल्टीवेटर्स के अलावा और किसी को एंट्री नहीं है। जिस पर फाशियांग कहने लगा, हाँ बिल्कुल, पहले हमारे टियानियन टेम्पल में भी ऐसा ही था। हमने भी बाकी के फैक्शन जैसे अपने दरवाजे मॉर्टल वर्ल्ड के लिए बंद रखे, लेकिन जैसे ही हमारे मास्टर पुजिंग यहाँ के लीडर बने, उन्होंने बुद्धिज्म की डीपली पढ़ाई करना शुरू की। फिर उन्हें पता चला कि बुद्धिज्म तो हर एक लिविंग बीइंग से बिलोंग करता है, वो सिर्फ हम कल्टीवेटर्स का नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने सिख के दरवाजे सभी मॉर्टल्स के लिए खोल दिए। अब तो यहाँ पर कोई भी आकर बुद्धा की पूजा कर सकता। इनफैक्ट एक बच्चे ने ज़ियाफान के हाथ में एक इंसेंस स्टिक भी थमा दी थी ताकि ज़ियाफान भी बुद्धा के सामने प्रे कर पाए, लेकिन ज़ियाफान बुद्धा ने दिए हुए इस इशारे को नकार देता है। फाशियांग उसे बताता है कि जब दिल से निकलने वाली आवाज हेवंस तक पहुँचती है, उसे ही कहा जाता है टियानिन। इसलिए तो हमारे टेम्पल का नाम भी रखा गया है टियानिन। तो ज़ियाफान कहने लगा कि मैंने भी चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन हेवंस ने अपने कान बंद कर दिए। उसने मेरी एक ना सुनी। तो बताओ फिर ऐसी प्रेयर्स का क्या फायदा? और इसी वजह से मैंने प्रे करना बंद कर दिया। फाशियांग अच्छे से समझ चुका था कि इस बंदे को अब किसी चीज पर भरोसा नहीं रहा, मगर वो ज़ियाफान की सोच को बदलना चाहता था। इसलिए फाशियांग उसे एक कहानी बताने लगा। वो कहता है कि कुछ सालों पहले हमारे टियानियन टेम्पल का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल था। आम मॉर्टल लोग तो इस पहाड़ को बिल्कुल भी क्लाइंब नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उन्हें बुद्धा की वर्शिप करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त हमारे सीनियर अंकल ने अपनी ग्रेट पावर का यूज करते हुए अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 सालों तक अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए एक स्टेयरवे बना लिया था। एक बहुत ऊंचे पहाड़ को जोड़ने वाली सीढ़ियां बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद हमारे ग्रेट अंकल ने एक कारनामा कर दिखाया। तो इस तरह से नॉर्मल लोग भी अब बुद्धा की पूजा करने यहाँ पर आ जा सकते हैं। वेल, इन लोगों के लिए काफी आसान रास्ता बन चुका है। वेल, इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे सीनियर अंकल पुजी को। अब पुजी ये नाम सुनते ही ज़ियाफान को गुस्सा आने लगा। फाशियांग कह रहा था कि हमने दिल की सुनकर अच्छे काम करने चाहिए और फिर हेवंस तक तुम्हारी आवाज जरूर से पहुंच जाएगी। जिसके बाद ये लोग मास्टर पुजिंग के पास पहुंच गए थे, जो कि ज़ियाफान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे। जिस पर ज़ियाफान कह रहा था कि मैं आपका दुश्मन हूँ, फिर आपने मुझे क्यों बचाया? तो मास्टर पुजिंग कहते, ज़ियाफान तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस कमरे में मिलेंगे। तो ज़ियाफान तुरंत ही उस डोर के पास चला गया। यहाँ पर मास्टर पुजिंग उससे कह रहे थे कि इस कमरे में मौजूद पर्सन एक लंबे अरसे से तुमसे मिलना चाहता था और मेरे ख्याल से तुम्हारा भी उससे मिलना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर तुम्हें सुकून मिलेगा। साथ ही साथ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे, इससे तुम्हारी तकलीफें कम हो सकती। तो ज़ियाफान तुरंत ही वो डोर ओपन करके उसके अंदर चला गया। उसके सामने अभी एक और कमरा था। यहाँ पर ज़ियाफान के दिल में सवाल थे कि पता नहीं ये बंदा आखिर है कौन। और फिर ज़ियाफान ने वो डोर भी ओपन किया। उस कमरे में स्मोक फैलने की वजह से ज़ियाफान वहाँ पर ठीक से देख नहीं पा रहा था। और फिर उतने में ज़ियाफान को किसी की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि उससे कह रही थी, बच्चे फाइनली तुम मेरे पास आ ही गए। ज़ियाफान को ये आवाज काफी जानी पहचानी महसूस हो रही थी। और उतने में वहाँ का सारा धुआं हटकर ज़ियाफान को उसका पुराना मास्टर पूजी नजर आया। उसे देखते साथ ही ज़ियाफान तो गुस्से में बौखला गया। वो कह रहा था, पूजी तू अभी तक जिंदा कैसे बचा? इस पल में ज़ियाफान को अपने विलेज के खौफनाक नजारे दिखाई देने लगे। साथ ही साथ ईवल एनर्जी पूरी तरह से उस पर हावी हो गई। अब ज़ियाफान मास्टर पूजी से पूछ रहा था कि बताओ तूने वो सब क्यों किया? मुझे बता, तू दोबारा से मुझसे मिलने क्यों आया? उस वक्त तूने मेरी जान बचाई, मुझे टीचिंग दी, मगर तूने ही मुझे डिस्ट्रॉय भी किया। मेरे पेरेंट्स, मेरा विलेज, ये सभी लोग तेरे हाथों मारे गए। तूने तो उस पूरे विलेज को तबाह किया। बता उन लोगों ने तेरा आखिर क्या बिगाड़ा था? यहाँ पर ज़ियाफान इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो पूजी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, मगर पूजी की डिफेंसिव पावर अपने आप एक्टिवेट होकर ज़ियाफान के अटैक को रोक रही थी। इतना ही नहीं, ज़ियाफान की ब्लड डिवावरिंग मेस भी शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। ज़ियाफान कहने लगा कि मैंने तुझे मेरा मास्टर माना था, तेरा हर एक सीक्रेट मैं अपने दिल में दफन रखने के लिए भी तैयार था। मैंने तुझे एक मास्टर से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी और बदले में तूने मुझे धोखा दिया। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे अनाथ बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने कभी मुझे अपना डिसाइपल माना ही नहीं था। तू तो बस अपने ईवल कामों के लिए मेरा यूज करना चाहता था और अब मुझे ये सारे जवाब चाहिए। बता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिना जवाब लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मुझे बता दो कि तुमने मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाया था। और फिर
ज़ाफन अचानक से एक अजीब सी स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ पर पूजी मौजूद नहीं था। तो ज़ाफन उसे इधर उधर ढूंढने लगा और सोचता है कि जिस औरा ने मुझे इस जगह पर पुश किया था वो मेरे सोल डिवावरिंग ऑप से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। साथ ही ज़ाफन को ये लग रहा था कि शायद ये पूजी की कोई नई चाल होगी। और फिर अचानक से ज़ाफन के सामने कुछ बैटल के विजन आने लगे। वेल ये वही ग्रेट बैटल थी जो कि राइचस और डिमोनिक सेक्ट के दरमियान हुई। साथ ही साथ वहाँ पर ज़ाफन को एक आवाज सुनाई देने लगी। एक बंदा अपने डिसाइपल को बता रहा था कि आज के बाद हमारा टियानियन टेम्पल ही तुम्हारा घर होगा। तुम्हें अपनी पुरानी पहचान, अपना नाम, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आज के बाद तुम्हें पूजी नाम से जाना जाएगा। यही तुम्हारी नई पहचान है। वेल पूजी ये नाम सुनते ही ज़ाफन समझ गया था कि ये सारी पूजी की मेमोरीज हैं। यानी कि मास्टर पूजी ज़ाफन को अपने माइंड स्पेस में लेकर आए थे ताकि उन्होंने बचपन से जो कुछ भी किया था उनके हर एक कर्मा को ज़ाफन जज कर पाए। यहाँ पर वो ज़ाफन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ ज़ाफन के सामने कई सारी इमेजेस आने लगी जिसमें मास्टर पूजी के लाइफ के इंसिडेंट दिखाए गए। वेल ये सब देखकर ज़ाफन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा मुझे अपनी यादें क्यों दिखा रहा, मगर ज़ाफन जिन जवाबों की तलाश में था वो इन्हीं यादों में कैद थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।